हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय और फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल महाकाल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि बरसात हो चुकी है और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और इसी से हम शुरुआत करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को और मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के टॉपिक को, और उसी सीक्वेंस में हम पढ़ रहे थे कौन सा, इंग्लिश के अंदर हमारा लगभग कोर्स बेसिक का पूरा हो चुका है और अपन ने स्टार्ट कर लिया इंग्लिश का प्रोनाउन। और उसी प्रोनाउन के टॉपिक पे मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर आपको सबको पता होगा कि मैंने कुछ एरर्स के संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस किए थे। तो उसी सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए आज फिर से प्रोनाउन के कुछ एरर संबंधित क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसके अंदर लास्ट क्लास में 2 एरर के क्वेश्चंस बच चुके थे और इसके अलावा और भी मैंने 2 एरर के क्वेश्चंस और नए जोड़े हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि जो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 है वो दोनों के दोनों लास्ट क्लास में आपके लिए छोड़ दिए थे मैंने, ताकि आप एक बार इनके अंदर फाइंड कर सको कि इसके अंदर एरर क्या है। और जो एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 है उसके अंदर आप पता करेंगे कि इनके अंदर एरर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चंस की एरर आपने फाइंड करी होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 4 की फाइंड कर ली होगी आपने। मैं समझता हूं इस बात को, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, ये बात तो पता चल रही है। क्योंकि यदि आप हमारे से पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट करने की, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके दोस्तों, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी गलती है, आप ध्यान नहीं देते क्लास में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा मैंने यहाँ पे सेंटेंस नंबर 6 और 7 इंक्लूड किया है नया, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको एक थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूं। तो क्या है डिफरेंस? मैं कोई 2 वर्ड लिख रहा हूं, मैं बोर्ड पे, तो उनको समझिएगा आप, है ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम स्टार्ट करिएगा अपने इस टॉपिक को और इस टॉपिक को। ओके दोस्तों, टॉपिक का मतलब इस एग्जाम्पल 4 नंबर और एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात बता रहा हूं, तो उसको सुनिएगा गौर से। देखिएगा, आपने पढ़ा होगा, आपने कई बार पढ़ी होगी बात, और कई बार क्या पढ़ा होगा आपने ये बात पढ़ी होगी दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा इधर स्पेस होगा जो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे स्पेस ले रहा हूं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूं। आपने 2 चीजें पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा आपने? आपने एक चीज पढ़ी थी, कौन सी? आपने मेरे को आप बताइए, मैंने कहा था आपको कि इट है, इट का ये इट क्या है? तो आप बोलो सर इट सब्जेक्टिव है जैसे, और मैंने कहा था इट होता है एक तो, और एक होता है इट्स। एक क्या होता है? इट्स होता है। एक होता है इट्स और एक होता है क्या? इट। ठीक है दोस्तों, मैंने बात कही थी कि, तो आप बोलोगे हाँ सर। आप मुझे तो ये कहता तो आप बोलोगे सर ये सब्जेक्टिव केस था, ये था सब्जेक्टिव केस। जब ये कहता तो आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्टिव केस था। क्या था? ऑब्जेक्टिव केस। जब ये क्या था तो आप बोलोगे सर ये था पजेसिव एडजेक्टिव। क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस था। ये बात कही थी क्या मैंने? भाई मैंने कहा था इट, इट्स, इट। मैंने कहा था कि इट कहता तो आप बोलोगे सर क्या था? ऑब्जेक्टिव केस था। और ये सब्जेक्टिव केस क्या था? तो आप बोलोगे सर इट था। यहां तक बात समझाई थी। ये इट्स क्या है? तो आप बोलोगे सर इट्स यहाँ पे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और जो इसका पजेसिव प्रोनाउन बनता है, उस जगह मैंने आपको बताया था कि इट्स का जो इट है, इस इट का पजेसिव प्रोनाउन का जो केस बनता है वो नहीं बनता अपने पास में। ठीक है दोस्तों, क्या बताया था मैंने कि इट जो है, इस इट का जो सब्जेक्ट केस है वो तो इट है, और इट का जो ऑब्जेक्ट केस है वो इट है। जबकि इट का जो पजेसिव एडजेक्टिव केस है, मैंने बताया था ना पजेशन केस, मैंने बताया था टेबल में पजेशन केस, वो याद आ रहा है वो टेबल? उस पजेशन केस में मैंने आपको बताया था कि पजेशन केस को किसमें 2 कैटेगरी में बांट रखा है। तो जो पजेशन बनाने का काम करते हैं, तो मैंने कहा था कि जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पे इट का पजेसिव प्रोनाउन केस अपन ने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कुछ नहीं होता इसका पजेसिव प्रोनाउन केस। क्यों नहीं होता वो आगे चल के धीरे धीरे आप सबको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, मुझे बताइए ये आपने पढ़ा, इसका मतलब ये क्या है? ये इट्स क्या है? आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, वो बात क्या है देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे ये इट्स क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इट्स है क्या? पजेसिव केस। क्या है? पजेसिव केस। इट्स क्या है यहाँ पे? पजेसिव केस। इट्स क्या है? पजेसिव केस। इसका मतलब बात समझ में आई दोस्तों। अब इसको रफ कर दीजिए बात के लिए। क्या? इसको रफ कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो देखिएगा। आपने देखा कि सर यहाँ पे जो इट है, यहाँ पे जो इट्स है वो क्या है? वो एक पजेसिव एडजेक्टिव है। वो एक क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। दोस्तों, यदि इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है तो मुझे बताइए इस इट्स के अंदर यहाँ पे इट्स लिखा मैंने तो, और एक मैंने लिखा दोस्तों ऐसे इट्स। कौन सा? ऐसे इट्स लिखा। मुझे बताइए इन दोनों में कोई डिफरेंस है? एक मैंने लिखा इट्स, ठीक है दोस्तों, एक मैंने लिखा इट्स और एक लिखा मैंने ऐसे इट्स।
इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? आप बताइए मुझे कि मैंने जो इट्स लिखा है, ये इट्स लिखा है, ये वाला इट्स और ये वाला इट्स लिखा है, इस इट्स के अंदर यहाँ पे कोई डिफरेंस है? यदि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने प्रोनाउन की जो मैंने टेबल आपके सामने अपलोड की थी वो टेबल आपने अच्छे से देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। और ये वाली बात, ये इट्स और ये इट्स दोनों डिफरेंस है, ये वाली बात कितने विद्यार्थियों को आती है? एक बार के लिए खुद से ट्राई करिए, एक बार के लिए खुद से ट्राई करिए कि जो इट्स लिखा हुआ है एक ऐसे लिखा हुआ है और एक इट्स ऐसे लिखा हुआ है। समझते हो दोस्तों इस इट्स का मतलब क्या है? देखिएगा इस इट्स और इस इट्स के अंदर क्या डिफरेंस है समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने इट्स लगाया है, एस के पास में कोई भी मैंने अपोस्ट्रोफिक सिंबल का यूज नहीं किया। यहाँ पे मुझे बताइए ये जो चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ इट और बाद में लिखा हुआ एस, इट और एस के बीच में यहाँ पे क्या एक सिंबल लगा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से एक चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? चिन्ह लगा हुआ। दोस्तों यहाँ पे ये जो इट और एस के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफिक चिन्ह। कौन सा बोलते हैं? अपोस्ट्रोफिक चिन्ह। कौन सा बोलते हैं दोस्तों? अपोस्ट्रोफिक चिन्ह। और यहाँ पे इस इट और इस एस के बीच में कोई चिन्ह लगा हुआ, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे इसको बोलते हैं केवल इट्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इस इट्स का मतलब तो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इस इट्स का मतलब तो है पॉजिटिव एडजेक्टिव। किसका? इस इट्स का मतलब। और इस इट्स का मतलब दोस्तों, ये जो इट्स लिखा हुआ है इसका मतलब है दोस्तों इट इज। क्या लिखा हुआ है? इट इज। क्या लिखा हुआ? इट इज। यहाँ पे जो एस है इसका मतलब क्या है दोस्तों? इज लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे इट क्या है? ये वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो इट्स लिखा हुआ है इसका मतलब है इट इज। क्या लिखा हुआ है? इट इज। और यहाँ पे जो इट्स लिखा हुआ है इसका मतलब है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा भली भांति प्रकार से कि इट्स का मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव, जबकि यहाँ पे यदि अपोस्ट्रोफिक एस का यूज, अपोस्ट्रोफिक क्या है? अपोस्ट्रोफिक एस का यदि यूज करता हूं किस साथ में? इट के साथ में। वापिस से बोल रहा हूं, यदि मैं इट के साथ में अपोस्ट्रोफिक एस का यूज करता हूं तो इस इट्स का मतलब होगा इट इज। क्या होगा? इट इज। जहां पे एस का मतलब क्या है तो आप बोलोगे सर एस का मतलब है इस। ये बात समझ गए दोस्तों? तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है तो आपको बता दूं, इसका मतलब है क्या? इट्स। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जबकि इट्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफिक एस का मतलब है इट इज। अब मुझे बताइए इट क्या है? ये इट क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर इट तो एक है। क्या है इट? तो आप बोलोगे इट एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। इसका मतलब इस बात को कैसे लिख सकता हूं तो आप बोलोगे इस बात का मतलब है कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन प्लस का हेल्पिंग वर्ब। प्रोनाउन प्लस का हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? प्रोनाउन प्लस का हेल्पिंग वर्ब। ये इट्स का मतलब क्या है? प्रोनाउन प्लस का हेल्पिंग वर्ब। मुझे बताइए इज क्या है तो आप बोलोगे सर इज हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर भी यदि इट, ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इज एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जबकि ये मैन वर्ब भी होती है। भाई इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मैन वर्ब भी होती है। तो सर आपने कैसे कहा कि प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब है? जनरली इसको प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब कह सकता हूं, वैसे आप मान सकते हैं प्रोनाउन प्लस का क्या? वर्ब मान सकते हैं, वर्ब मान सकते हैं, क्योंकि इज एक वर्ब तो है। तो आप बोलोगे हाँ सर इज एक वर्ब है। तो ये बात समझ में आई दोस्तों या नहीं आई? इस काम, ये जो मैंने लिखा है इट्स और ये जो मैंने इट्स लिखा है, इसका दोस्तों प्रोनाउन के टॉपिक में, इसका प्रोनाउन के टॉपिक में इतनी ज्यादा एरर पूछता है, इस इट और इट्स से संबंधित जितनी ज्यादा एरर प्रोनाउन में पूछता है उतनी ज्यादा और किसी भी प्रोनाउन से संबंधित एरर नहीं पूछता। तो दोस्तों आप सभी से मेरी विनती है थोड़ी कि आप इस इट्स और इस इट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। और डिफरेंस मैंने बताया कि ये डिफरेंस है। यहां तक बात समझ में आई होगी। यदि यहां तक बात समझ में आई है तो हम चलते हैं हमारे जो कल का हमने एग्जाम्पल छोड़ा है, कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि उनमें एरर क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब उनमें एरर फाइंड करनी है। यदि उनमें एरर फाइंड करनी है तो मैंने कहा था आपको कि एरर फाइंड करने का तरीका क्या है। भाई किसी भी एग्जाम्पल में एरर फाइंड करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द मेथड टू फाइंड एरर इन एनी सेंटेंस? मैंने कहा आपको, तो आप बोलोगे सर कि सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस में हम सबसे पहले वर्ब को फाइंड करते हैं, क्रिया को, एक्शन को फाइंड करते हैं। मुझे बताइए आवर क्या लिखा हुआ है? आवर इज द बेस्ट टीम। क्या लिखा हुआ है? आवर इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस लिखा हुआ है आवर इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। मुझे बताइए इस सेंटेंस में एरर क्या है? आप बोलोगे सर कि इस सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है तो अपने को सबसे पहले इसके अंदर वर्ब ढूंढनी है। मुझे बताइए वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर वर्ब ही है। क्या है? वर्ब ही है। यदि ये वर्ब दोस्तों यहाँ पे इस वर्ब है, यदि इस वर्ब है और इस यहाँ पे वर्ब है तो इस यहाँ पे वर्ब मैन वर्ब का काम कर रही है या नहीं? ये हेल्पिंग वर्ब। आप सभी को पता है कि जो इस वर्ब है, ये जो इस वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और ये इस वर्ब क्या बन सकती है? मैन वर्ब भी बन सकती है। आप सबको पता होगा ये बात, तो आप जानते हैं। हाँ
बताइए मुझे, यहाँ पे जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इज क्या कर रही है, इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। क्यों? यदि हेल्पिंग वर्ब का, यदि इज हेल्पिंग वर्ब का काम करती, इसका मतलब हुआ इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब जरूर आती। मुझे बताइए इस इज के बाद में कोई भी मेन वर्ब आपको नजर आ रही है क्या इस सेंटेंस में? तो आप बोलोगे नहीं सर, इसलिए यहाँ पे इज ने कौन सा काम किया? तो आप बोलोगे सर मेन वर्ब। कैसे? मेन वर्ब बनने का काम किया। यहां तक बात समझिए। और यदि आप सबको पता है कि यदि मेन वर्ब बन रही है, तो मैंने कहा था आपको कि इज वर्ब, मैंने कहा था इज वर्ब या फिर कौन सी बी वर्ब, यदि इंग्लिश में मेन वर्ब बनने का इज वर्ब या बी वर्ब, यदि इंग्लिश में मेन वर्ब बनने का काम करती है, तो मैंने एक बात कही थी कि उस स्थिति के अंदर यदि ऐसा काम करती है मेन वर्ब बनेगा, इसका मतलब हुआ इज वहां पे क्या कहलाएगी? तो आप बोलोगे सर लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। क्या? लिंकिंग वर्ब। ये बात बताई थी या नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल बताई थी। कैसे लिंकिंग वर्ब का मतलब? तो आप बोलोगे सर लिंकिंग वर्ब का मतलब हुआ कि इस स्थिति में यदि इज वर्ब यदि लिंकिंग वर्ब का काम करती है, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में हमारे पास सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। ये बात कही थी मैंने। तो मुझे बताइए यहाँ पे इस मेन वर्ब हुई, तो मुझे बताइए इस वर्ब का यहाँ पे इस वर्ब लिखी है, इस वर्ब को ढूंढने के बाद में हमें क्या फाइंड करना है? तो आप बोलोगे सर इस वर्ब ढूंढने के बाद में हमें वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट ढूंढना होता है। आप सबको बताया कि वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होगा जो उस वर्ब को करेगा, जो उस एक्शन को करेगा, काम को करेगा। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको। क्या बात बताई थी? कि जब भी कभी इज वर्ब होगी, जब भी कभी इज वर्ब होगी या बी वर्ब होगी, तो उस स्थिति में हमारे पास में सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इज वर्ब यदि मेन वर्ब का काम करिए, तो उस स्थिति में तो हमारे पास में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, ना कि हमारे एक्शन सेंटेंस के अंदर कुछ होती है। ये बात मैंने बताई थी। तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पे इज वर्ब तो मेन वर्ब का काम कर रही है, जबकि लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे इस सेंटेंस के अंदर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? दोस्तों मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब के केस में, मैंने बताया था कि लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के केस में हमेशा सब्जेक्ट का पता करने का यह तरीका है कि जिसके बारे में इस सेंटेंस में बात की जा रही है, भाई जिसके बारे में इस सेंटेंस में बात की जा रही है वही हमारा क्या होगा? वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मुझे बताइए ये वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा अवर। क्या बनेगा? अवर। ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट अवर बनेगा। लेकिन अवर का मतलब क्या है दोस्तों? आपने पढ़ा अवर का मतलब क्या है? अवर का मतलब क्या है? तो आपको मैं बता देता हूं कि अवर का मतलब क्या है। आपको वो टेबल याद जरूर आ रही होगी जो मैंने टेबल आपको कल बताई थी। कौन सी टेबल आपको दोस्तों? मैंने आपको बताया था वी, और फिर मैंने बताया था अवर, और फिर मैंने बताया था अस, और फिर मैंने यहाँ पे बताया था क्या? आवर्स। क्या बताया था? आवर्स। ये बात बताई थी क्या? तो आप बोलोगे हाँ। ये क्या था? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव केस था। ये क्या था? पॉजिटिव केस। जब ये कहता तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव केस। जब ये कहता तो आप बोलोगे सर क्या? सब्जेक्टिव केस। क्या था? सब्जेक्टिव केस। यहां तक बात बताई थी। मुझे बताइए यहाँ पे अवर क्या था? तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव था। ये क्या था? पॉजिटिव एडजेक्टिव। जबकि अवर्स क्या था? तो आप बोलोगे सर अवर्स था यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या था? पॉजिटिव प्रोनाउन। यहां तक बात कही थी क्या मैंने कि यहाँ पे वी अस आवर अवर्स लिखा था मैंने। यहाँ पे अवर को मैंने बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, जबकि मैंने कहा था अवर्स क्या? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव प्रोनाउन। अब मुझे बताइए दोस्तों ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब को क्या चाहिए? तो आप बोलोगे सर इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। मुझे बताइए वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम तो केवल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। एक तो करता है नाउन और एक करता है प्रोनाउन। मुझे बताइए क्या ये अवर यहाँ पे नाउन है क्या? यहाँ पे नाउन है क्या अवर? तो आप बोलोगे नहीं सर नाउन तो नहीं है। क्यों नहीं है नाउन? क्योंकि आप जानते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या है। अब देखिएगा नाउन नहीं है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर यदि नाउन नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है क्या? प्रोनाउन। क्या हो सकता है? केवल प्रोनाउन हो सकता है। नहीं दोस्तों तो आप बोलोगे हाँ सर प्रोनाउन हो सकता है। मुझे बताइए अवर यहाँ पे प्रोनाउन है? तो आप बोलोगे नहीं सर अवर तो प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि अवर तो क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जबकि अवर्स क्या है? एक प्रोनाउन है। अवर्स क्या है? प्रोनाउन है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? यहाँ पे जो अवर लिख दिया, जो अपने ये अवर लिखा है, ये अवर गलत होगा। ये अवर गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो वर्ब का क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब का सब्जेक्ट बन कौन सकता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट तो यदि नाउन बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है। मुझे बताइए नाउन है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या प्रोनाउन है? तो आप बोलोगे नहीं सर। इसका मतलब यदि नाउन नहीं है तो इसकी जगह प्रोनाउन आना चाहिए, और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है अवर्स। जबकि लिख दिया क्या हमने लिख दिया अवर, जबकि अवर क्या है? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे अवर हटेगा, यहाँ पे अवर हटेगा, और इस अवर की जगह यहाँ पे क्या आएगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे अवर की जगह आएगा अवर्स। क्या आएगा? अवर्स।
क्या आएगा? आवर्स। आवर्स क्यों आया? क्योंकि आवर्स क्या है? क्या है? प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन किसके लिए आता है? तो आप लोग प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट बनने का काम करता है। किसके लिए? एक वर्ब के लिए। प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। किसके लिए? वर्ब के लिए। बात कही थी मैंने, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है प्रीपोजिशन के लिए, मैंने बताया था आपको। तो यहां पे देखिएगा आवर की जगह यहां पे क्या आएगा? आवर साइड। या फिर दोस्तों, या फिर एक दूसरा काम क्या कर सकते हैं? या फिर एक दूसरा काम ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? हम क्या करें हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस आवर की जगह, इस आवर की जगह, यहां पे इस आवर की जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि आवर टीम लिख दे। सर क्या लिख दे? आवर टीम लिख दे भाई। यहां पे इज द, यहां पे लिखा आवर इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। यहां पे इस सेंटेंस में किसकी बात की गई है? यहां पे इस सेंटेंस में पूरा फोकस किस पे? ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पे कौन सा? आवर इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, इस पे पूरा फोकस किसका है? किस बात के ऊपर ज्यादा जोर डाला गया? तो आप बोलोगे सर यहां पे इस पूरे सेंटेंस के अंदर जितना ज्यादा जोर हमारा लगाया गया है वो सारा का सारा फोकस या पूरा सेंट्रल आइडिया हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारी टीम। कौन सी टीम? यहां पे टीम के बारे में तो बताया गया भाई। अपने बताइए आवर इज द बेस्ट टीम, क्या है? बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। भाई वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर क्या बढ़िया है, क्या शानदार है, कौन अच्छा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे शानदार अच्छा कौन है? हमारी टीम है। क्या है? टीम। इसका मतलब हुआ कि जो टीम शब्द है यहाँ पे, जो टीम, ये जो टीम वर्ड लिखा हुआ है, ये टीम वर्ड ही हमारे कहा है यहाँ पे इस सेंट्रल आइडिया जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में जिसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जिसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो टीम है। और यह टीम ही हमारे इस वर्ब का क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर यह टीम ही हमारे इस वर्ब का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। यदि इस वर्ब का ये टीम यदि सब्जेक्ट बनेगा तो दोस्तों इस अवर की जगह हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? अवर टीम। क्या लिख सकते हैं? अवर टीम। यहाँ पे इस अवर टीम के बाद में क्या लिखा हुआ? तो आप लोग अवर टीम के बाद में लिखा हुआ इज, फिर लिखा हुआ है द, फिर लिखा हुआ है बेस्ट। एक बार के लिए देखेगा, मैंने लिखा अवर टीम इज द बेस्ट, मुझे बताइए इज क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब है। और इस वर्ब को सब्जेक्ट कहां पे मिला? तो आप बोलोगे सर वर्ब को सब्जेक्ट मिला यहाँ पे, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। जबकि ये अवर क्या है? तो आप बोलोगे सर अवर इस टीम के ऊपर, अवर क्या कर रहा है? इस टीम के ऊपर पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। कैसे पोजीशन बनाने का? देखिएगा अवर टीम, किसकी टीम है? ये टीम तो है लेकिन किसकी टीम? बोलोगे आप अवर टीम। कौन सी टीम? अवर टीम। तो यहाँ पे अवर ने क्या किया? तो आप बोलोगे सर पोजीशन बनाने का काम किस पे? टीम पे किया। तो यही बात मैंने बताई थी अभी कि यहाँ पे होता है वी, आवर, अस, आवर्स। मैंने बताया था आपको कि अवर क्या काम करेगा। तो आप बोलोगे सर अवर वहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का, तो यहाँ पे अवर पॉजिटिव एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे दोस्तों या तो अवर्स को, या तो अवर, ये जो अवर लिखा है इस अवर को हटा के या तो आप लिख दीजिए क्या? अवर्स। क्या लिख दीजिए? अवर्स लिख दीजिए। या फिर इसकी जगह लिख दीजिए आप क्या? अवर टीम। क्या लिख दीजिए? अवर टीम। क्यों? अवर टीम के अंदर भी हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए था, हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए था। और टीम हमारे पास में इस वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि टीम क्या है? तो आप बोलोगे सर टीम है हमारे पास में क्या है? नाउन है। और हमें पता है कि वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या बन गया? टीम हमारे इस वर्ब का क्या बनेगा? इस टीम इस वर्ब का क्या बना? तो आप लोग सब्जेक्ट बना। और ये क्या बना? तो आप लोग इसलिए इस पे पोजीशन बना। तो यहाँ पे इस अवर को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग अवर को हटा के हम अवर्स लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं क्या? अवर टीम। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी, एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस अवर्स का मतलब क्या है? इस अवर्स का मतलब क्या है? तो आप लोग इस अवर्स का मतलब है क्या? अवर टीम। क्या है? अवर टीम। इस अवर्स का मतलब क्या है? तो आप लोग अवर टीम। क्या है? अवर टीम। क्यों है दोस्तों? मैंने बताया ये अवर्स क्या है? तो आप लोग अवर्स क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन। और मैंने कल बात कही थी आपको कि पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए मैंने एक बात कही थी कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बनता है? पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा क्या बनता है? तो आप लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन बनता है। ये बात कही थी क्या मैंने कि पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा क्या बनता है? पॉजिटिव प्रोनाउन बनता है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन करते हैं। ये नाउन कौन सा होता है? ये जो नाउन है ये नाउन कौन सा होता है? ये नाउन वह नाउन होता है दोस्तों, ये नाउन वह नाउन होता है जिस नाउन की चर्चा हम पूरे सेंटेंस में कर रहे हैं। मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस के अंदर हमने कौन सी नाउन की चर्चा करी है? कौन सी बात की? तो आप बोलोगे टीम वर्ड की। कौन सी? टीम वर्ड की। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे इस अवर को हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि इस वर्ब को क्या चाहिए? हमें चाहिए इस वर्ब को क्या? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारे पास में ये बनेगा नहीं। क्यों? अवर लिखा हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव।
ठीक है दोस्तों। और यदि पजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों तो ये गलत है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है तो इस पजेसिव एडजेक्टिव के लिए कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आएगा क्या? आवर्स। और इस आवर्स के अंदर दोस्तों क्या है? इस आवर्स के अंदर एक पजेसिव एडजेक्टिव है जबकि नाउन भी है। जब पजेसिव एडजेक्टिव इस नाउन के लिए क्या काम करेगा? पोजीशन बनाएगा। और ये जो टीम नाउन है, ये टीम नाउन इस वर्ब का क्या बनेगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। तो दोनों बात है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। क्या? ये बात भी। अब दोस्तों लेकिन मैं कहूं कि यहाँ पे आवर की जगह आवर्स लिख सकता हूं और मैं बोल रहा हूं आवर की जगह आवर टीम लिख सकता हूं, लेकिन सर कौन सी बात सही होगी ज्यादा? अपने पास दोस्तों जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे सही बात होगी वो कौन सी होगी? आवर्स होगा। क्यों होगा आवर्स? क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा है, आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो? तो आप बोलोगे सर टॉपिक हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। और प्रोनाउन का टॉपिक क्यों पढ़ते हैं? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन का टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम वाक्य की ब्यूटीनेस, वाक्य की सुंदरता को बनाए रखें और हम नाउन की रिपीटेशन को रोक सकें। अगर दोस्तों मैंने आवर की जगह यहाँ पे लिख दिया आवर टीम, तो मुझे बताइए टीम शब्द का जिक्र कितनी बार सेंटेंस हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 बार हो जाएगा। तो यही बात है दोस्तों, इस टीम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए तो मैं कौन सा पार्ट पढ़ रहा हूं? तो आप बोलोगे सर हम पढ़ रहे हैं कौन सा? प्रोनाउन। तो दोस्तों हम आवर टीम ना लिखकर लिखेंगे आवर्स। और इस आवर्स, जो ये आवर्स लिखा हुआ है, इस आवर्स से ही अंडरस्टूड है क्या? आवर टीम। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों शब्दों को ना लिखकर हम कल इसकी जगह लिख सकते क्या? आवर्स। यहां तक बात समझ में आई या नहीं दोस्तों? आई या नहीं? तो आप बोलोगे सर आई। यहां तक बात समझे मैंने? तो इसका मतलब हुआ कि जो अपना सेंटेंस नंबर 4 था, तो सेंटेंस नंबर 4 के अंदर एरर थी कहां पे? आवर। और आवर की जगह क्या आएगा? आवर्स आएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। हम चलते हैं अगले सेंटेंस में, और अगला सेंटेंस क्या कहता है उसके देखिएगा। अगला सेंटेंस क्या कहता है उसको देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों नीचे, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है कि यहां पे एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन मैनी वेज। क्या लिखा हुआ है? एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन मैनी वेज। एक बार के लिए सेंटेंस को रीड करिए दोस्तों, एक बार के लिए सेंटेंस को रीड करिए और इस सेंटेंस को रीड करके मुझे बताइए, इस सेंटेंस को रीड करके मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन मैनी वेज। यहां तक बात समझ में? इस सेंटेंस का मीनिंग तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा होगा दोस्तों। क्या करता है एक हाथी? अपनी जो ट्रंक होती है, अपनी जो सूंड होती है, उस सूंड का बहुत तरीके से यूज लेता है, बहुत कामों में बहुत तरीके से यूज लेता है। इसका मतलब यह है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आप बोलोगे सर समझ में। अब देखिएगा, मुझे बताइए सेंटेंस नंबर 5 के अंदर क्या है? सेंटेंस नंबर 5 के अंदर एरर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं सेंटेंस के अंदर वर्ब फाइंड। मुझे बताइए वर्ब कौन है? एन एलिफेंट कैन यूज। मुझे बताइए वर्ब कौन है? तो आप लोग सर यूज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। क्या है? यूज यहाँ पे वर्ब है। यदि यूज वर्ब है तो मुझे बताइए कैन क्या है? तो आप लोग सर कैन हेल्पिंग वर्ब। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहां तक बात समझिए। अब मुझे बताइए इस यूज वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? मुझे बताइए भाई ये यूज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होगा जो उस वर्ब को करेगा, जो उस वर्ब को करेगा। मुझे बताइए ये काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर एलिफेंट। इसलिए एलिफेंट क्या होगा? एलिफेंट इसलिए क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका होगा? यूज वर्ब का। एन क्या है? आप सभी को पता है एन एक आर्टिकल है। एन ए क्या है? आर्टिकल। यहां तक बताया आपको एन क्या है? आर्टिकल। यहां तक बात समझ में दोस्तों। अब देखिएगा यहां पे एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक इन मेनी वेज। यहाँ पे इन क्या है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर इन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। मुझे बताइए यहाँ पे यदि प्रीपोजिशन है इन, तो इस इन प्रीपोजिशन का हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इन का तो हमारे प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन का हमारे पास में सेंटेंस में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? तो आप बोलोगे सर एक नाउन या एक प्रोनाउन। और मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि प्रीपोजिशन के राइट हैंड साइड चलना शुरू, राइट हैंड साइड में चलना शुरू करिए और जो पहला नाउन या प्रोनाउन होगा वही इस प्रीपोजिशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बात कही थी क्या? तो आप बोलोगे सर। तो मुझे बताइए इनके बाद एक मिनट, सॉरी दोस्तों रुकिएगा। सॉरी थोड़ा डिस्टेंस हो गया, उसके लिए सॉरी चाहता हूं। ठीक है दोस्तों देखिएगा इन प्रीपोजिशन है, तो इस इन प्रीपोजिशन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? इन प्रीपोजिशन जो लिखी हुई है उस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? तो आप बोलोगे सर इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा कौन? वेज बनेगा। क्या बनेगा? वेज बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ है नहीं दोस्तों? तो आप बोलोगे सर हाँ ये ऑब्जेक्ट हुआ। यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों आपको। अब देखिएगा, अब मुझे बताइए
ये मैनी क्या है, तो आप बोलोगे सर मैनी क्या कर रहा है, यहाँ पे मैनी वेज क्या कर रहा है, मैनी वेज को, ये जो तरीके हैं, ये जो वेज लिखा इस तरीके को मैनी क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और आप सबको पता है कि ये वेज क्या है, तो आप बोलोगे सर एक वेज क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। और नाउन को यदि कोई क्वालिफाई करता है तो वर्ड क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव। तो मुझे बताइए कौन सा एडजेक्टिव है, अरे भाई कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप बोलोगे सर क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, मैंने किसको बता रहा है, क्वांटिटी को, इसलिए कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप बोलोगे सर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यहां तक बात समझ में। अब देखिएगा यहाँ पे इट्स ट्रंक, मुझे बताइए ट्रंक क्या है, तो आप लोगों से सूंड, क्या है, सूंड। हाथी की जो ट्रंक होती है उसको बोलते हैं क्या, हाथी की जो सूंड होती है उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं। यहां तक बात समझ में। अब देखिएगा यहाँ पे भाई ये इट्स क्या काम कर रहा है, ये इट्स क्या काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये इट्स क्या कर रहा है इस ट्रंक पे, भाई किसकी सूंड है, भाई यहाँ पे अपने को बात समझ में आई, एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक। भाई ये जो ट्रंक है ये ट्रंक किसकी है, तो आप बोलोगे सर हाथी की। तो इसका मतलब हुआ ये जो इट है, ये जो इट्स है वो इट्स किस पे पोजीशन बना रहा है, ये इट्स क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रंक है, इस ट्रंक के ऊपर पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। ये बात समझ में आती है दोस्तों। भाई किसकी है, इट्स ट्रंक, किसकी, इट्स ट्रंक। ये इट किसके लिए आया, तो आप बोलोगे सर ये इट आया किसके लिए, एलिफेंट के लिए। किसके लिए, एलिफेंट के लिए। क्यों भाई, क्योंकि ये जो ट्रंक है वो किसकी है, तो आप बोलोगे सर एलिफेंट की, इसलिए यहाँ पे एन एलिफेंट कैन यूज, एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि ये जो इट्स है, ये जो इट्स है वो ट्रंक के ऊपर क्या बना रहा है, पोजीशन बना रहा है। और मुझे बताइए ट्रंक का यहाँ पे जो ये ट्रंक है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप लोग इसे नाउन है, क्या है, नाउन याद। और नाउन पे पोजीशन बनाने वाले, नाउन के ऊपर पोजीशन बनाने वाले, नाउन के ऊपर अधिकार बनाने वाले, ये नाउन को क्वालिफाई करना। मुझे बताइए इट्स के ऊपर पोजीशन किस, ये ना ट्रंक के ऊपर पोजीशन किसने बनाया, तो आप लोगों से इट्स ने बनाया। और मैं कह रहा हूं कि ट्रंक क्या है, तो आप लोगों से ट्रंक नाउन है। और मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन पे पोजीशन बनाने वाले शब्दों को कहते क्या है, तो आप लोगों से नाउन या प्रोनाउन पे पोजीशन बनाने वाले शब्दों को कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। मुझे बताइए ये जो इट्स लिखा हुआ है, ये जो इट्स लिखा हुआ है दोस्तों, ये इट्स एक ऐसे लिखा हुआ है और एक इट्स ऐसे लिखा हुआ है। मुझे बताइए ये बात कही थी क्या मैंने स्टार्टिंग में, एक इट्स ऐसे लिखा हुआ है, एक इट्स ऐसे लिखा हुआ है। मुझे बताइए इन दोनों इट्स के अंदर कौन सा इट्स यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो इट्स है, ये जो इट्स है वो तो है क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये तो है पॉजिटिव एडजेक्टिव। जबकि इस इट्स का मतलब हुआ इट प्लस का इज, क्या हुआ, इट प्लस का इज, प्रोनाउन प्लस का वर्ब है। ये क्या है, प्रोनाउन प्लस का वर्ब है, जबकि ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों हमारे पास में मुझे बताइए यहाँ पे जो इट्स चाहिए था वो क्या बना, पोजीशन बनाने के लिए चाहिए था। इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए था, क्या चाहिए था, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब दोस्त हुआ कि ये रॉन्ग होगा, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। और इसकी जगह क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसकी जगह होगा इट्स, क्या होगा, सिंपल इट्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए चाहिए इट्स यहाँ पे, लेकिन है क्या हमारे पास में, हमारे पास में क्या इट्स है, अपोस्ट्रोफिक एस वाला इट है, क्या है, अपोस्ट्रोफिक एस वाला इट है। जबकि इसका मतलब क्या है, इट इज, क्या है, इट इज। लेकिन हमारे पास चाहिए था क्या, इट्स चाहिए था। तो दोस्त इसकी जगह क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर इसकी जगह यहाँ पे लगेगा इट्स, क्या लगेगा, इट्स। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। एन एलिफेंट, इसका मतलब हुआ अपने सेंटेंस में क्या एरर है, एन एलिफेंट कैन यूज इट्स की जगह क्या आएगा, ये इट्स आएगा। ये अपोस्ट्रोफिक एस वाला इट हटेगा और इसकी जगह आएगा इट्स, इट्स ट्रंक, इट्स ट्रंक इन मेनी वेज। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। तो आपने कल यदि ये सेंटेंस कभी फाइंड किया होगा,